आइए एक एक सवाल का सही जवाब। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। इस सेक्शन में ना पारिभाषिक शब्दावली यानी कि टेक्निकल टर्म्स के ज्ञान को परखा गया है। मतलब सीधी सीधी बात करें तो अंग्रेजी हिंदी शब्दों की समझ। अच्छा, पहला सेट तो काफी सीधा साधा था। देखिए, लेजिस्लेचर का सही जवाब है विधानमंडल, कम्युनिके का मतलब होता है विज्ञप्ति, ठीक है। फिर वर्डिक्ट के लिए सही शब्द है अधिमत, और रेजोल्यूशन का मतलब है संकल्प। उम्मीद है ये चारों तो सही गए होंगे। अब आते हैं उन सवालों पर जहां सही और गलत जोड़ी पहचाननी थी। सवाल नंबर 5 में मोनागमी का स्मारक से अरे भाई कोई लेना देना ही नहीं है। सवाल 6 में भी प्रोबेशन और संभाव्य की जोड़ी गलत थी। हाँ, लेकिन सवाल नंबर 7 जो था उसमें स्टिपुलेशन और परिनियम की जोड़ी एकदम सही थी, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, इन सवालों में थोड़ी सी चालाकी थी, थोड़ा ट्रिकी था ये। यहाँ ये पूछा गया था कि कौन सा शब्द मेल नहीं खाता है, इस नहीं पर ध्यान देना था। तो कॉम्पोजिशन का मतलब घटक नहीं होता, परस्यूट के लिए प्रयोज्य शब्द गलत है, और भाई रिप्रोडक्शन का प्रतिक्रिया से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी यहाँ। चलिए अब आते हैं पेपर के सबसे मजेदार हिस्से पर, मुहावरे और लोकोक्तियां। भाषा का असली रस तो यही है। देखते हैं कि इनमें क्या पूछा गया था। तो पहले लोकोक्तियों की बात करते हैं। जमीन सख्त आसमान दूर का मतलब है भाई बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में फंस जाना। दमड़ी के असरे, इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि खर्चा बहुत ज्यादा हो गया पर काम हुआ थोड़ा सा। जैसे सांकनाथ वैसे नागनाथ, ये तो हम सब जानते ही हैं, मतलब दोनों ही एक जैसे दुष्ट हैं। और 52 तोले पावरत्ती, इसका मतलब है जो हर तरह से एकदम परफेक्ट हो, बिल्कुल सटीक। और आप मुहावरे फटाफट देखते हैं। तालू में दांत जमना मतलब बुरे दिनों के लक्षण दिखना। नाक का बाल होना मतलब किसी का बहुत ज्यादा प्यारा होना। गर्दन उठाना का मतलब है विरोध करना। पौ 12 होना, अरे वाह, इसका मतलब तो साफ है चारों तरफ से बस फायदा ही फायदा। और आखिर में कलेजा पक जाना मतलब दुख सहते सहते बस तंग आ जाना। हाँ, सवाल नंबर 20 में एक बड़ी दिलचस्प बात थी। देखिए, जो सही लोकोक्ति है वो है भूखा सिंह न तिनका खाए, जिसका मतलब होता है कि कोई बड़ा आदमी कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, छोटा काम नहीं करता। और एग्जाम में जो ऑप्शन दिया गया था ना, वो इससे मेल नहीं खा रहा था। चलो अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहां पर फोकस था व्याकरण के नियमों पर, और खासकर वाक्य शुद्धि और विराम चिन्हों के सही इस्तेमाल पर। विराम चिन्ह देखने में छोटे लगते हैं पर बहुत जरूरी होते हैं। तो देखिए, सवाल 18 के हिसाब से जब भी ट्रांसलेशन में कोई बाहरी जानकारी देनी हो तो कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। सवाल 26 में जो वाक्य था ना, उसका भाव ही ऐसा था कि उसके आखिर में विस्मय सूचक चिन्ह लगना ही था। और सवाल 29 का नियम तो याद ही रखिएगा कि जब भी शब्द जोड़ों में आते हैं तो उनके बाद अल्प विराम यानी कॉमा लगता है। चलिए अब देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को। सवाल नंबर 22 में अशुद्ध वाक्य पहचानना था, और वो था पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई। और फिर सवाल 23 में जो सही और शुद्ध वाक्य था वो था देश में सर्वत्र शांति है। बिल्कुल इसी तरह सवाल 24 में इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, ये वाक्य एकदम सही है, कोई गलती नहीं। लेकिन हाँ, सवाल 25 में इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है, इसमें व्याकरण की एक गलती थी। हाँ भाई, गलतियां पहचानना भी एक कला है। सवाल 27 में कैसा बेहुदा आदमी है, इसमें जो दो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं ना, वो बिल्कुल गलत था। और सवाल 28 के नियम के मुताबिक किसी के कथन को कोट करने के बाद निर्देशक चिन्ह यानी डैश का इस्तेमाल असंगत माना गया है। और अब बारी है सबसे जरूरी और सबसे बड़े सेक्शन की, जहां पर हिंदी व्याकरण की गहरी समझ को परखा गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या था। यहां सवाल थे वाक्य संरचना को लेकर। सवाल 30 में जो अंडरलाइन क्लॉज था वो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। फिर यदि तो वाले जो वाक्य होते हैं ना, जैसे सवाल 31 में था, वो हमेशा संकेतवाचक होते हैं। और सवाल 32 में मिश्र वाक्य का जो सही उदाहरण है वो है वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। वाक्य शुद्धि पर कुछ और सवाल थे, उन्हें भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 33 का वाक्य हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, यह अशुद्ध था। सवाल 34 में नौजवानों को आगे आना चाहिए, यह ग्रामर के हिसाब से एकदम सही है। और सवाल 35 में तुम वापस लौट जाओ, यहां वापस और लौट जाओ दोनों का मतलब एक ही है, तो यह वाक्य अशुद्ध हो गया। काल और वृत्ति को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, मतलब पक्का नहीं है, डाउट है, तो ये हुआ संदिग्ध भूतकाल। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, ये संभावना जता रहा है, तो ये है संभाव्य भविष्यत्काल। और सदा सुखी रहो, ये तो एक इच्छा है, आशीर्वाद है, तो इसे कहेंगे इच्छार्थक वृत्ति। चलिए अब पुरुष और वाच्य की बात करते हैं। सवाल 40 में तुम शब्द आया है, तो ये तो साफ साफ मध्यम पुरुष है। सवाल 41 वहां कैसे बैठा जाएगा, ये भाववाच्य का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और हाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, सवाल 42 में रानी ने सहेलियों को बुलाया, ये कर्मवाच्य नहीं है, ये कर्तृवाच्य है। क्यों? क्योंकि काम करने वाली रानी है। और अब कुछ आखिरी व्याकरण के सवाल। सवाल 43 में संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। सवाल 44 में जो वाक्य है आकाश में तारे निकलते हैं, ये क्या दिखाता है कि ये क्रिया बार बार होती है, तो इसे कहते हैं आवृत्ति मूलक पक्ष। और सवाल 45 में वह तो जन्म का भिखारी है,
इसमें का परसर्ग का प्रयोग संबंध बताने के लिए अशुद्ध माना गया है। और आखिर में लिंग और वचन वाले सवाल। याद रखिएगा, सरसों शब्द पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग होता है। आग शब्द हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होता है, और गेरू ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों, ये था पूरे के पूरे पेपर का एक फटाफट एनालिसिस। उम्मीद है कि सबने अपने जवाब मिला लिए होंगे और अब एक साफ साफ अंदाजा हो गया होगा कि स्कोर कहाँ जा रहा है। तो अब असली सवाल ये है कि ये स्कोर क्या बताता है, कौन से सेक्शन ताकत बनकर उभरे हैं और कहां पर अभी और ध्यान देने की जरूरत है। अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए इस एनालिसिस का इस्तेमाल जरूर करें, इस पर सोचिएगा जरूर।